बच्चे, आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही देर से इंतजार कर रहे थे कि सर कब आते हैं और आपदा प्रबंधन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फाइनली हम आपके सामने आ चुके हैं और आपदा प्रबंधन पढ़ाना भी अब कुछ ही देर में शुरू भी कर देंगे। आपदा प्रबंधन एक ऐसा टॉपिक जो कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और लगभग 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए आपदा प्रबंधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे तो आपदा प्रबंधन भूगोल का ही एक पार्ट है, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन एक अलग टॉपिक के तौर पर भी प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए, ताकि आज हम आप लोगों को आपदा प्रबंधन एकदम अच्छे तरीके से सिखा दें, समझा दें। आपदा प्रबंधन के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिर देर मत करिएगा, जल्दी जल्दी से इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बार कोशिश करिए कि इस क्लास को पूरा शेयर कर दें, ठीक है ना। कोशिश करिए कि इस क्लास को पूरा शेयर कर दें, ठीक है ना। तो सभी बच्चे भाई जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आज के इस लाइव सेशन में जुड़े, आपदा प्रबंधन पढ़ें और आपका 10 नंबर जो आपका है, हम बार बार कह रहे हैं, आपका 10 नंबर जो आपका है उसे अपना बना लीजिए। प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हमारे जीवन में भी बहुत काम आता है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप आता है और भूकंप में हम लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, कभी उसी दरमियान कुछ घटना घट जाता है, बाढ़ आता है। इसी बार देखिए आप लोग, कितना भयंकर बाढ़ आया बिहार में, सुखाड़ आता है, कभी कभी सुनामी आता है। हालांकि बिहार में तो सुनामी नहीं आता है, क्योंकि सुनामी समुद्री इलाकों में आता है। तो आज ना हम लोग इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर गांव में किसी के यहाँ आग लग गया तो वो भी एक आपदा है, उसको कैसे दूर किया जाए वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। बस आप लोग अच्छे से इस पूरे क्लास को देखिएगा, ध्यान से एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा, तभी जाकर के प्यारे बच्चों आपका हर एक डाउट सॉल्व होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं, तो आप सभी बच्चों से हमारा ये आग्रह है कि आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे आज के इस क्लास में जुड़े। सब लोग मिल करके शेयर करिएगा, ताकि पावर ऑफ टारगेट बोर्ड दिखे। हम बहुत दिनों के बाद आज बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, हम बहुत दिनों के बाद आज बोर्ड पर लिखे हैं पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। बहुत दिनों के बाद, पता नहीं पिछली बार कब लिखे थे प्यारे बच्चों, पिछली बार कब लिखे थे ये पावर ऑफ टारगेट बोर्ड हमें तो याद नहीं है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आज अपने इस बोर्ड पे लिखे हैं पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, क्योंकि अब आप लोगों को असली पावर दिखाने की बारी आ गई है। परीक्षा आ गया है, मतलब अब आप लोगों को अपना पूरा पावर दिखाना है, ठीक है ना। चाहे पढ़ाई में पावर हो, चाहे क्वेश्चन आंसर याद करने में पावर हो। और हाँ, एक बात और, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर हो। दूसरी बात, ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है, अगर आप लोग ये ब्रह्मास्त्र बुक नहीं लिए हैं तो टारगेट बोर्ड स्टोर से जाकर के ले सकते हैं। जैसे अभी आपदा प्रबंधन आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस किताब में आपदा प्रबंधन से संबंधित वही क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं जो परीक्षा में आने का संभावना है, ठीक है ना। यानी अभी हम लोग भले यहां आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक लिमिट क्वेश्चन मिलेगा कि हमें कितना क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना, कितना क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये किताब अगर आप लोग नहीं मंगाए हैं तो आप लोग जरूर टारगेट बोर्ड स्टोर से मंगा लीजिएगा। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये किताब आपके पास रहना ही चाहिए, ताकि परीक्षा की तैयारी में आप लोगों को मदद मिल सके। प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह बात ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन, ठीक है बाबू। सबसे पहले बात करते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन
ठीक है बाबू, आपदा प्रबंधन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपदा एक अलग चीज है और प्रबंधन एक अलग चीज है, ठीक है ना। आपदा अलग चीज है और प्रबंधन अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में डिफरेंस को जो बच्चे समझ गए ना, वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आपदा प्रबंधन है क्या। तो प्यारे बच्चों, आपदा अलग है और प्रबंधन अलग है। अब इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? आपदा को अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर। और प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन ध्यान रखिएगा, आपदा मतलब क्या होता है? मान लिया जाए कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़, मतलब कोई भी घटना घट जाए। आपदा कहने का मतलब आप ये समझते हैं घटना, आपदा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं घटना। और प्रबंधन मतलब होता है बचाव करना, बचाव। यानी अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटे, उससे बचाव को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले आपदा के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस आपदा से कैसे बचा जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग आपदा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और प्रबंधन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आपदा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और प्रबंधन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपदा और प्रबंधन, ये दोनों के बारे में आज हम आप लोगों को बहुत विस्तार से बताएंगे। क्लियर? हाँ, सब लोग बस यहां पे तैयार हो जाइएगा, सब लोग एकदम कंसंट्रेट हो जाइएगा। चलिए, जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार आप लोग इस क्लास के लिए लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। एक बार इस क्लास के लिए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आज सभी बच्चे इस क्लास को लाइक करें, सभी बच्चे इस क्लास को लाइक करें। जल्दी जल्दी से बताओ बाबू। लाइक कर दिया आप लोग? अगर आप लोग लाइक कर दिए तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज कोशिश हमारा ये रहेगा कि आपदा प्रबंधन चाहे 2 घंटे में खत्म हो, 2.5 घंटे में खत्म हो, 3 घंटे में खत्म हो, लेकिन हम आज इस पूरे आपदा प्रबंधन को खत्म करें, ठीक है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन को पूरा समाप्त करें। बस आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिएगा। जितना देर हम क्लास करवाएं, उतना देर आप लोग भी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ करके, हमारे कंधा से कंधा मिला करके आप लोग आगे बढ़िएगा, इस चैप्टर को पूरा खत्म करिएगा, आपदा प्रबंधन टॉपिक को पूरा खत्म करिएगा। यानी कि आज सिर्फ यह क्लास आपका 10 नंबर का तैयारी करवा देगा, सिर्फ ये वाला क्लास 10 नंबर का तैयारी क्लियर करा देगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई दोबारा ना कहना पड़े हमें इसके लिए, इसलिए अंतिम बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आज एकदम शानदार तरीके से आपदा प्रबंधन को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपदा की बात पहले हम लोग करेंगे, प्रबंधन तो बाद में समझेंगे, ठीक है ना। आपदा मतलब कोई घटना घटा, पहले तो इसका बात करेंगे ना, आपदा का बात करेंगे, प्रबंधन का बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपदा का, सबसे पहले हम बात करते हैं आपदा का। प्यारे बच्चों, आपदा जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, आपदा कई प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे तो प्रकृति के भूलवश या मानव के भूलवश, 2 तरीके से आपदा आता है, ठीक है ना। एक तो आपदा आता है जो प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, जिसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपदा आता है जो प्रकृति के द्वारा आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए बाढ़ आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गया। तो अच्छा, किसी व्यक्ति में इतना पावर है जो बाढ़ ला सकता है? बताइए ना, किसी भी व्यक्ति में इतना पावर है जो बाढ़ ला करके दिखा दे? बताओ बाबू, किसी भी व्यक्ति में इतना पावर है जो बाढ़ ला करके दिखा दे? एक बार बताइए, यस और नो। क्या आप लोगों में से किसी व्यक्ति में इतना पावर है जो बाढ़ ला करके दिखा दे कि नहीं सर जी, बाढ़ तो हम भी ला सकते हैं, भगवान का तो छोड़िए, बाढ़ तो हम भी ला करके दिखा देंगे? प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति में इतना पावर नहीं जो बाढ़ ला दे। यानी कि बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है,
दूसरा, सुखाड़ की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। सुखाड़ भी क्या है? सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। यानी कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है ही, बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा में आता है। और बात करते हैं भूकंप का, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। भूकंप का कोई आदमी लाता है? भूकंप कभी ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी को कोई आदमी पकड़ करके ऐसे ऐसे डोला देगा? बताइए, भूकंप को कोई आदमी ला सकता है बाबू? बताइए जल्दी से, क्या भूकंप को कोई आदमी ला सकता है? नहीं ला सकता है ना। भूकंप अपने आप आता है। पृथ्वी के नीचे बहुत सारे सतह हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के नीचे बहुत सारे सतह हैं, बहुत सारे स्तर हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के नीचे बहुत सारे सतह हैं, जिसको पृथ्वी के नीचे का प्लेट कहते हैं। जब वो प्लेट आपस में हिलते हैं या आपस में जब टकराते हैं तो उसके वजह से भूकंप आता है। तो भूकंप कोई आदमी नहीं ला सकता है, यह प्राकृतिक आपदा है। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं सुनामी का। हम बात करते हैं सुनामी का। तो सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। हम बात करते हैं प्यारे बच्चे ज्वालामुखी। हम बात करते हैं ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी का कोई आदमी लाता है? वो नीचे से पृथ्वी फटता है और लावा निकलता है। तो वो जो ज्वालामुखी है ना, वो कोई आदमी नहीं लाता है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम प्यारे बच्चों बात करते हैं चक्रवात का। तो चक्रवात कोई आदमी नहीं लाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपदा हैं जो स्वतः आता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, और इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपदा हैं जो प्रकृति के द्वारा लाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्लियर? बताओ बाबू, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। बताओ बाबू, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद प्यारे बच्चों, ये तो हो गया प्राकृतिक आपदा। दूसरा एक आपदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मानव जनित आपदा। क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। उसको कहते हैं मानव जनित आपदा। यह आपदा जो है, यह मानव के भूलवश होता है। यह आपदा जो है, यह मानव के भूलवश होता है। मानव जनित आपदा जो है ना, यह प्यारे बच्चों मानव के भूलवश होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज लगता है ना कि हमारे लाइव सेशन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। हमारे लाइव सेशन में ना बोट वाचिंग करवाया गया है, यानी कि हमारे इतने बच्चे नहीं हैं जितने बच्चों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जलन की भाव से ऐसा करवाया जाता है। तो पता नहीं आज किसी ने शायद करवा दिया है। ऐसे तो हम इस क्लास के बाद हम पता कर लेंगे कि वो व्यक्ति कौन था, ठीक है ना। इसके पहले भी एक बार बढ़ाया गया था, उस समय भी हम पता कर लिए थे कि कौन व्यक्ति है। आज भी हम पता कर लेंगे कि कौन व्यक्ति है, ठीक है ना, और बता देंगे उनको कि भाई आप ऐसा मत करिए, ठीक है। तो आज किसी के द्वारा हो सकता है करवाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात ना, ऐसे लोगों को बस पता नहीं क्या भाई चुल मचा रहता है कि भाई दूसरे को डिस्टर्ब करके लोगों को बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। दूसरे को डिस्टर्ब करके ना लोगों को बड़ा आनंद आता है। ऐसा करते हैं ना, हम एक पोल कराते हैं, ठीक है ना। पोल में ना स्पष्ट पता लग जाएगा कि भाई कितने बच्चे हैं। पोल में स्पष्ट पता लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं। आजकल क्या होता है ना कि लोग खुद भी बढ़ा लेते हैं अपने ऊपर और दूसरों को भी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आजकल होता है ऐसा कि लोग क्लास लेते हैं ना तो अपने ऊपर खूब बढ़ा लिए ताकि लोगों को लगे कि भाई हमारे अंदर बहुत बच्चों को जुड़ाने का कैपेसिटी है। लोग ऐसा करते हैं, हालांकि हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हमारे जितने बच्चे हैं एकदम ओरिजिनली यहाँ पे जुड़ करके बड़े प्यार से पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। शायद कोई होंगे जो इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। पोल हम कराते हैं, ठीक है ना। एक हम पोल करवाते हैं, अभी आप लोग पोल करिएगा, उससे हमें यह पता लग जाएगा कि भाई कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। हाँ, पोल कराते हैं और उससे यह पता लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं। हाँ, हालांकि एक बात और बता देते हैं, आजकल ना पोल भी फेक बढ़ता है, ठीक है। हम कई जगह पर ऐसा देखे हैं कि लोग पोल भी बढ़ा करके रखते हैं। तो आजकल पोल भी फेक बढ़ता है, ये सबूत के साथ हमारे पास उपलब्ध है।
कोई दूसरे चैनल वाले बढ़ाते थे, उनका पूरा सबूत हमारे पास उपलब्ध है। तो पोल भी आजकल फेक बढ़ता है, लेकिन फिर भी हम एक बार करा करके देख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि भाई कितने बच्चे हैं ओरिजिनल यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो सब लोग पोल करिएगा। हाँ ठीक है ना बाबू, पोल कराते हैं कि क्या आप लोग इस क्लास को शेयर कर दिए हैं, क्या आप लोगों ने इस क्लास को शेयर कर दिए, ये पोल कराते हैं। आप लोग यस और नो करके पोल कर दीजिएगा, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने ओरिजिनल बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पोल हम करा देते हैं, चलिए अभी पोल करा देते हैं, उसके बाद हम ना यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, इसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। एक बार जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट से ना क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, तो एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई कितने बच्चे कितने शेयर किए हैं, ठीक है ना। जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए यहां पे पोल आ गया है कि क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिए हैं। क्या बात है जी, एक बार जल्दी जल्दी से 1 से 2 मिनट के अंदर जितने बच्चे पोल करेंगे, 2 मिनट के अंदर जितने बच्चे पोल करेंगे, हम ये समझेंगे कि भाई उतने ही बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। 2 मिनट के अंदर में जितने बच्चे पोल करेंगे, हम ये समझेंगे कि उतने ही बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पोल प्यारे बच्चे 1 से 2 मिनट के अंदर में पता लग जाता है, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि कितने बच्चे हैं। चलिए, लगभग 5000 से अधिक बच्चों ने अभी तक पोल कर दिया है, 5500 बच्चों ने पोल कर दिया है। मतलब यह मान करके चल रहे हैं कि लगभग 6000 के आसपास बच्चे हमारे लाइव सेशन में अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन बढ़ाने वाले हिमालय पे चढ़ा दिए हैं भाई, वो तो हिमालय पे लेके चले गए हमें। चलिए कोई बात ना, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आप लोग आराम से यहाँ पे पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए चीजें ऐसा किया जाता है, लेकिन आप लोग उससे डिस्टर्ब मत होइए, सीधे आप लोग इधर फोकस करिए। तो फोकस है, पूरा फोकस है इधर प्यारे बच्चों। अगर पूरा फोकस है तो एकदम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर जी पूरा फोकस है, पूरा फोकस है, ठीक है ना। कैमरामैन की तरह एकदम फोकस कर लीजिए आप लोग अपने इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। कैमरामैन की तरह फोकस कर लीजिए। देख लीजिए अभी तक 6000 से अधिक बच्चों ने पोल कर दिया, यानी कि 6 से 7000 के बच्चे बीच में हैं, 6 से 7 के बीच में बच्चे हैं। आइए हम लोग अब प्यारे बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आपदा कितने प्रकार के हुए बताइए जल्दी से। आपदा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो प्राकृतिक आपदा बता दिए, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, ये सब ना प्राकृतिक आपदा में आता है। लेकिन अगर मानव जनित आपदा की बात करें प्यारे बच्चों, आप लोग हमें कोई एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं जो मानव जनित आपदा का एग्जाम्पल हो? बताइए ना, कोई एक आध एग्जाम्पल भी बता सकते हैं जो मानव जनित आपदा का हो? बताओ बाबू, कोई एक आध एग्जाम्पल भी बता सकते हैं जो मानव जनित आपदा का हो? एक बार बताइए फटाफट से, कोई एक आध एग्जाम्पल भी बता दीजिए जो मानव जनित आपदा का हो, बताइए। तब ना जानेंगे कि हाँ आप लोग भी जानते हैं। बहुत बढ़िया क्लास होगा, 2-3 घंटे का क्लास लेंगे, एकदम बढ़िया से आराम से पढ़ाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, रेलवे दुर्घटना, हाँ ये तो रेलवे दुर्घटना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों का पहला जवाब आया है गुरुजी रेलवे दुर्घटना। आप लोगों का पहला जवाब आया है रेलवे दुर्घटना। अगर मान लिया जाए कि रेलवे दुर्घटना हुआ तो यह किसी न किसी मानव के भूल बस हुआ। रेलवे दुर्घटना भगवान के द्वारा करके तो नहीं ना किया गया, ये मानव के भूल बस हुआ। तो रेलवे दुर्घटना मानव जनित आपदा है। और क्या प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से? आतंकवाद, बहुत बढ़िया, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों का जवाब आ रहा है। आतंकवाद भी मानव जनित, चूंकि आतंकवाद कोई ना कोई आदमी करता है। आतंकवाद अगर आता है तो यह आपदा मानव के द्वारा लाया जाता है। अभी प्यारे बच्चे कुछ दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में सुने थे कि विमान दुर्घटना हो गया, पूरा विमान में ही आग लग गया।
ठीक है ना, बहुत मतलब सब लोग मर गए थे, सिर्फ एक लोग बचे थे। तो अगर रेलवे दुर्घटना के साथ साथ हम अगर विमान दुर्घटना भी बोले, रेलवे दुर्घटना के साथ साथ अगर हम विमान दुर्घटना भी बोले, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा, विमान दुर्घटना भी हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें आग लगना, आग लगना, तो आग लगना भी ना मानव जनित आपदा है। आग किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो लगाया जाता है। हालांकि जंगल में आग स्वतः भी लग जाता है। दो पेड़ के टहनी जब आपस में ऐसे ऐसे करके रगड़ाते हैं ना, तो उनसे क्या होता है? आग लग जाता है। तो कभी कभी हो जाता है आग लगना, लेकिन मानव जनित आपदा में ही आता है। उसके अलावा बम विस्फोट, बहुत बढ़िया, बम विस्फोट ये आपका मानव जनित आपदा हो जाएगा। बम विस्फोट आपका मानव जनित आपदा है। और कुछ बता दीजिए, और कुछ बता सकते हैं? महामारी नहीं, महामारी तो प्यारे बच्चों आ जाएगा प्राकृतिक आपदा में, ठीक है ना। महामारी आपका इधर आ जाएगा, महामारी आ जाएगा प्राकृतिक आपदा में, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई भी महामारी आता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था जिसको कोरोना वायरस कहते थे, तो वो प्राकृतिक आपदा है। भले लोग हल्ला किए कि चीन वाला फैलाया है, लेकिन भाई इसका कोई आंतरिक सबूत तो नहीं है ना कि चीन वाला फैलाया है, ये तो कहा गया कि प्राकृतिक है। तो इसलिए महामारी जो है वो प्राकृतिक आपदा में आएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा में एक चीज और आ सकता है, बिजली गिरना, जिसको हम लोग कहते हैं ठनका ठनकना, कहते हैं ना, ठनका, ठनका बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसको कहते हैं बिजली गिरना, ठीक है, बिजली गिरना, ठनका ठनकना या बिजली गिरना। ठनका ठनकता है तो देखते हैं ना, कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर ठनका गिर जाता है तो व्यक्ति का मौत हो जाता है, ठीक है। तो ठनका ठनकना क्या है? प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा। अच्छा, सड़क दुर्घटना किस में आएगा? तो मानव जनित में आ जाएगा। सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना ये सब मानव में। यानी कि एक बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें मानव के भूलवश हो रहा हो उसको कहेंगे मानव जनित आपदा, और जो चीजें प्रकृति के भूलवश हो रहा हो उसको कहेंगे प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि आपदा किसे कहते हैं, बाबू ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा क्या है, बताओ आपदा क्या है। अगर हम लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि आपदा क्या है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपदा किसे कहते हैं, ये बिहार बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 2016 में, 2019 में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को इसका जवाब जरूर पता होना चाहिए। क्या जवाब बताइएगा? कि प्राकृतिक या मानव के भूलवश, या तो प्रकृति के भूलवश या तो मानव के भूलवश। तो प्रकृति या मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना जो एकाएक हो जाता है, घटना कभी भी निमंत्रण देकर के नहीं आता है, घटना कभी भी न्योता देकर के नहीं आता है कि हम भाई हम घटना है, हम घटने के लिए आ रहे हैं। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। एक राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी सुने होंगे ना कि अरे भाई हम स्टेज पर बैठे हुए थे, हमारे पास बम आया और बोला कि मैं बम हूं, फट लूं। तो हमने भी उसे कह दिया कि हाँ जब आ ही गए हो तो फट लो, और उसके बाद वो फट लिया, ठीक है ना। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। भूकंप कभी आके पूछता है कि महाराज क्या मैं भूकंप हूं, हमें आने की इच्छा हो रही है, एक बार जरा पृथ्वी को डोला दूं। आप कहेंगे कि नहीं 2 घंटा के बाद डोलाना। कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। आकस्मिक घटना होता है। आप रात में सुतल हैं, खर खर मार रहे हैं, वो पता चला कि ले भाई डोलना शुरू हो गया, पृथ्वी डोल रहा है। तो उस समय ना का एक डोलना शुरू हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि पृथ्वी जब डोलने लगा तो उसके बाद लोग पंखवा देखता है, और ये पंखवा हिल रहा है, ये भूकंप फैलो रे, भूकंप फैलो रे, लोग भागना शुरू करता है कि नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी घटना घटता है ना, आकस्मिक घटना घट जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना जिससे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जन धन की हानि होती है उसे ही आपदा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी जब आपदा आता है तो जन का भी हानि होता है और धन का भी हानि होता है। जन मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग उस आपदा में मर जाते हैं, तो जन का भी हानि हुआ, धन का भी हानि होता है, बहुत सारे संसाधन बर्बाद हो जाते हैं तो धन का भी हानि हुआ। यानी कि जब आपदा आता है तो जन और धन दोनों का नुकसान पहुंचता है। तो अगर हमसे परीक्षा में सवाल किया जाए
कि आपदा किसे कहते हैं, तो इसका जवाब लिखेंगे हम लोग कि प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश, लिखेंगे प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश, प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश, ठीक है ना, घटने वाली, प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश घटने वाली आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना, प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश घटने वाली आकस्मिक घटना जिससे अपार जान माल की क्षति होती है, अपार जान माल की क्षति होती है, जान माल या इसी को बोल सकते हैं जन धन, जन धन की क्षति होती है, ठीक है ना, अपार जान माल या जन धन की क्षति होती है, जन धन की क्षति होती है, इसे ही आपदा कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। और आपदा बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जब भी परिभाषा लिखेंगे तो एग्जाम्पल कुछ जरूर दे देंगे, उदाहरण, तो जैसे लिख देंगे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है ना, ये सब प्यारे बच्चों आपदा है इत्यादि, ठीक है ना, ये सब इत्यादि में हम लोग लिख देंगे। तो अगर आपके परीक्षा में ये सवाल आएगा 2 अंक का आएगा, क्या प्यारे बच्चे आप लोगों से नहीं लिखा जाएगा, बताइए, क्या आप लोगों से नहीं लिखा जाएगा, एक बार बताइए यस और नो, बताओ बाबू, क्या आप लोगों से लिखा जाएगा, हाँ या ना बताइए, लिखा जाएगा ना, बहुत बढ़िया, तो आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा जाएगा। अच्छा, अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं, आपदा 2 प्रकार के होते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा, पहला याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा, पहला याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा, और दूसरा याद रखिएगा मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा, 2 प्रकार के आपदा होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, अगर आप लोगों से पूछे कि भाई प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो बताइएगा वैसी आपदा या घटनाएं, लिखेंगे वैसी आपदाएं या घटनाएं जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित होती है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटी होती है और भारी मात्रा में तबाही मचा देती है और जिसे मनुष्य रोक नहीं पाते। एक बात ध्यान रखिएगा, मानव के द्वारा जो आपदा लाया जाता है उसको तो मानव रोक भी सकता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो आपदा आता है ना, उसमें मानव का कोई बस नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना महामारी आया था, क्या मानव कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग मर गए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, तब जाकर के मानव क्या किया, उसका छोटा सा उपाय निकाल पाया कि भाई एक वैक्सीन बनाया, ठीक है ना, कोविशील्ड करके कुछ नाम था या कोवैक्सीन करके कुछ नाम था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भगवान के द्वारा मार पड़ता है, जब ऊपर वाले के द्वारा मार पड़ता है, तो उसको नीचे वाला कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, नीचे वाला कोई नहीं रोक सकता है। तो प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा है जो प्रकृति के द्वारा एकाएक घटित होती है। प्राकृतिक आपदा का अगर परिभाषा लिखना हो, ध्यान रखिएगा, अगर लिखना पड़े हमें पहला, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो बाबू प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, लिखेंगे वैसी आपदा, वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा, वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित हो, प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित हो, प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित हो तथा जिसे
मानव रोक नहीं पाता है, जिसे मानव रोक नहीं पाता है और अपार जानमाल की क्षति होती है, और अपार जानमाल की क्षति होती है, और अपार जानमाल की क्षति होती है, अपार जानमाल की क्षति होती है, ठीक है ना, अपार जानमाल की क्षति होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अभी हम आपको प्राकृतिक आपदा का ढेर सारा एग्जाम्पल बताए थे कि नहीं बताए थे? प्राकृतिक आपदा का ढेर सारा एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। जैसे क्या लिखेंगे बाबू प्राकृतिक आपदा में? लिख देंगे बाढ़। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो ये सब ना प्राकृतिक आपदा है। बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं, इसलिए हम इत्यादि लगा देंगे। क्लियर? बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो मानव के गलतियों के भूलवश होता है तो उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। जो मानव के भूलवश होता है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर पूछ दे कि भाई मानव जनित आपदा, तो सीधे लिखिए मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित आपदा याद रखिएगा कि मनुष्य की भूल गलतियों से जो समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। कोई आपदा होता है जो मनुष्य की गलती के कारण होता है, उससे हम लोग कहते हैं मानव जनित आपदा। क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। तो लिखेंगे कि मनुष्य की भूल गलतियों से जो समस्या उत्पन्न होते हैं उसे मनुष्य अपने प्रयासों से खत्म कर सकते हैं, एवं मानव विश्व में आगे बढ़ने की होड़ अथवा मिसाइल के संग्रहण हेतु नए नए आविष्कार और परीक्षण करता है। ये सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होने से पहले विखंडित होना ही मानव जनित आपदा कहलाती है। आजकल ना बहुत सारे कारणों की वजह से मानव जनित आपदा हो जाता है। जैसे आग लग जाता है, बम, कभी कभी ना होता ऐसा है कि बम बना रहा है और बम बनाते बनाते फट गया, तो वो क्या है? मानव जनित आपदा है। भाई मानव के गलतियों की वजह से जो आपदा आ रहा है ना, उसको कहेंगे मानव जनित आपदा। जैसे कहीं पर आग लग गया, रेल दुर्घटना हो गया, कोई अपने में मारा पीटी कर लिया, 10-20 गो के गोली मार दिया, तो वो क्या है? आपदा है ना, लेकिन वो मानव जनित आपदा है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में सुने ना, आया और 27-28 गो के मार करके चला गया, तो वो क्या है? मानव जनित आपदा है। भाई थोड़े ना भगवान मारने के लिए आए थे, आदमी ने किया तो आदमी ने किया, मानव ने किया तो मानव जनित आपदा कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी आता है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक आपदा के जगह पर प्राकृतिक आपदा के बारे में लिख दीजिएगा और मानव जनित आपदा के जगह पर मानव जनित आपदा के बारे में लिखिएगा। यही आपका आपदा है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग आपदा के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हमें लगता है कि आप लोग आपदा के बारे में समझ गए हैं, ठीक है ना। हाँ, आपदा के बारे में समझ गए बाबू? बताइए यस और नो। सारे बच्चे समझ गए? आपदा के बारे में आप सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ चाहे ना बताइए, पहले बताओ बाबू, क्या आप लोग आपदा के बारे में समझ गए? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन का। अब हम लोग बात करेंगे किसका? आपदा प्रबंधन। यानी कि अगर आपदा आ जाए तो उससे कैसे बचना है, उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। कई बार ऐसा होता है कि आपदा आने से पहले ही हम लोग बचने का उपाय सोच लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि वैज्ञानिक कह देता है कि भाई इतना तारीख को इतना बजे भूकंप आएगा, और हम लोग उस समय सचेत रहते हैं। तो आपदा आने के बाद या आपदा आने से पहले, ध्यान रखिएगा, या तो आपदा आने के बाद या आपदा आने से पहले आपदा का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम लोग विशेष तैयारी करके रखते हैं, ठीक है ना। आपदा से निपटने के लिए संसाधनों का और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का प्रबंधन करते हैं, उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब आपदा आने के बाद और आपदा आने से पहले जो बचाव के कार्य किए जाते हैं,
आपदा आने से पहले या आपदा आने के बाद जो तैयारी या बचाव के कार्य किए जाते हैं उसे ही हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो अगर आपदा प्रबंधन के बारे में आ जाए तो सीधे प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लिखेंगे कि आपदा आने से पहले, आपदा आने से पहले या आपदा आने के बाद, या आपदा आने के बाद, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, आपदा आने से पहले या आपदा आने के बाद जो तैयारी, जो आपदा आने से पहले आपदा आने के बाद जो तैयारी या प्रबंधन, प्रबंधन मतलब होता है रोक, ये ध्यान रखिएगा, रोकने का उपाय, मतलब आपदा को, घटनाओं को रोकने का उपाय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपदा आने से पहले या आपदा आने के बाद जो तैयारी या प्रबंधन किया जाता है, उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद जो तैयारी किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया? बताइए, हाँ समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार बताइए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ बाबू जल्दी से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बताइए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। आज सुबह में हम प्यारे बच्चों एक वीडियो भी डाले थे, आप लोग अगर देखे हो तो आज सुबह सुबह हम एक वीडियो डाले थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो जाकर के देखिएगा। साइंस का हम 5 महत्वपूर्ण चैप्टर बताए हैं जो कि आपके परीक्षा में वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। अभी तक उस वीडियो को जानते हैं कितने बच्चों ने देख लिया है? अगर आप लोग छूट गए हैं तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, लगभग 50,000 बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ, जब अच्छा ये आपदा प्रबंधन जैसे क्या होता है इसका एग्जाम्पल अगर ले प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि भाई आपदा प्रबंधन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि मनुष्य को बचाएंगे, मनुष्य के जान माल की सुविधा करेंगे। सबसे पहला तो मनुष्य के जान माल की सुविधा, मनुष्य के जान माल की सुविधा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम मनुष्य के जान माल की सुविधा का उपाय करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अगर किसी प्रकार का आपदा आए तो पानी पीने वाला जरूरी होता है, यानी कि पेयजल की सुविधा, ध्यान रखिएगा, पेयजल की सुविधा। दूसरा उपाय क्या करेंगे, पेयजल की सुविधा, पीने वाला पानी का सुविधा जरूरी है किसी भी आपदा के समय। अच्छा, दूसरी बात, बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए पेयजल, बच्चों के लिए पेयजल और दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए पेयजल और दूध की व्यवस्था। अगर आपदा आ जाए तो उस समय ना बच्चों के लिए हमें विशेष प्रबंध, चूंकि देखिए अगर आपदा आता है, मान लिया जाए कि किसी प्रकार का आपदा आ गया, आपको अगर भूख लगा है आप 2-4-5 घंटा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन सोचिए एक 6 महीना का लड़का है, 6 महीने का एक बच्चा है, उसको बर्दाश्त हो जाएगा। उसको क्या पता है कि भाई आपदा आया है, उसको क्या पता है कि बाढ़ आया है, उसको क्या पता है कि भूकंप आया है। उसको तो दूध से मतलब है, उसको तो खाने से मतलब है, पीने से मतलब है, ठीक है ना। तो एक छोटे से बच्चा को नहीं पता है कि आपदा क्या होता है, इसलिए वो तो रोएगा, जब उसको भूख लगेगा ना वो बेचारा रोने लग जाएगा। तो इसलिए उसके लिए दूध की व्यवस्था बहुत जरूरी है। अच्छा, और भी अगर आपदा आ जाए तो चूंकि आपदा आता है ना, लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, तो भाई रहने के लिए टेंट वेंट की सुविधा होनी चाहिए। तो बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो गया, रहने के लिए टेंट की सुविधा, रहने के लिए टेंट की सुविधा, रहने के लिए टेंट की सुविधा।
रहने के लिए टेंट की सुविधा, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपदा आए ना तो ये सब चीज पहले से करके रखना चाहिए, या फिर आपदा आने के बाद ये सब करना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत हो। याद हुआ? बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो एक बार सभी बच्चे ना एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताओ बाबू। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन इतना बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा आने के बाद क्यों बचाव के कार्य किए जाते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन एकदम हर हाल में पूछा जाएगा कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपदा आता है, कोई भी आपदा आता है तो किसी भी आपदा से निपटने के लिए, ठीक है ना, जैसे हमारा जीवन पहले चल रहा था उसी प्रकार से जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और जान माल की अगर क्षति हुई है तो उसकी भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसे आप लोग बहुत भेदभाव करते हैं, ठीक है ना, शायद समाज में ऐसे बहुत भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है ना, लिंग के आधार पर। लेकिन अगर किसी प्रकार का आपदा आता है तो क्या उस समय कोई जात पात धर्म पूछता है? मान लिया जाए कि सड़क दुर्घटना में किसी का, मतलब सड़क दुर्घटना में कोई घायल हो गया है, बेचारा सड़क पे छटपटा रहा है, आप वहां से अगर बाइक से गुजर रहे हैं तो क्या पहले आप पूछिएगा कि तू कौन जात के है बताओ तब ना मदद करेंगे, तू कौन धर्म के है तब बताओ तब ना मदद करेंगे? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं। जैसे ही देखते हैं कि बेचारा पे आपदा आया है तुरंत हम लोग उसकी मदद के लिए जाते हैं। नदी में कोई लड़का डूब रहा है, क्या पहले दूर से पूछिएगा क्या भाई डूब रहे हो, तो कहेगा कि हाँ। अच्छा कौन जात के है जरा ये बता दे, हिंदू है कि मुस्लिम है ये भी बता दे, तब ना आएंगे बचाने के लिए। कभी कोई ऐसा करता है? नहीं करता है। यानी जब आपदा आता है तो वहां पर लोग जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग भेद, मतलब लिंग भेदभाव के होता है। आपदा में कोई लिंग आधारित भेदभाव नहीं होता, जाति आधारित भेदभाव नहीं होता, धर्म आधारित भेदभाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपदा प्रबंधन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, ठीक है बाबू। तो ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि देखिए ना, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। अब जरा आपको गिनाते हैं कि बिहार बोर्ड में कितना बार आया है। 2018 में आया, 2019 में आया, 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ए भैया लगातार पूछा है, ठीक है ना। कभी कभी तो होता है कि एक साल बीज कर दिया, 21 में पूछा तो 22 में ना पूछ करके फिर 23 में पूछेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा है 19 के बाद 20 में खाली वो नहीं पूछा। देखिए 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, खाली 2020 से वो किसी तरीके से गलती से छूट गया। उसके बाद 21, 22, 23, 24। अब भैया को लगता है कि 2026 में ही नंबर लगैले है। मतलब हमको ना 95% भरोसा है इस क्वेश्चन पर, 95% विश्वास है कि ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में, यानी आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है ना। एकदम 100% भरोसा है हमको इस पे, समझ में आ गया ना। तो परीक्षा में सवाल आता है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो लिखेंगे किसी भी आपदा से निपटने के लिए, पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, तो याद रखिएगा किसी भी आपदा से निपटने के लिए, पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, जान माल की क्षति के भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय के भेदभाव के संपन्न होता है। मतलब आपदा जब आता है तो लोग जात पात सब भूल जाते हैं। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपदा प्रबंधन के अगर मुख्य उपाय के बारे में अगर बात करें, आपदा आता है तो कई तरह के आपदा आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बांध टूट गया, ठीक है ना, तो नदियों पर जो बांध है उसको बाढ़, मतलब वो बाढ़ को रोकता है। अगर बाढ़ आने वाला है तो हम उसका उपाय क्या करते हैं, अगर नदी में प्रत्येक साल बाढ़ आ जाता है तो उसका उपाय क्या करते हैं, हम लोग बांध बनाते हैं ताकि नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ ना आए। तो बांध बना करके बाढ़ को हम लोग रोकते हैं, ठीक है ना।
जो नदी भर गया है उसका समय समय पर सफाई करवाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि नदी भर जाता है, गाद से हो गया, बालू मिट्टी से हो गया, नदी भर जाता है तो उसका समय समय पर सफाई करवाते हैं। ये तो हो गया बाढ़ से बचने का। भूकंप से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो भाई मकान आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए, भूकंप रोधी बनाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि बिना किसी पिलर के आजकल मकान बनाते हैं। पहले के जमाना वाला मकान आजकल नहीं ना बनता है बाबू। पहले के जमाना में आप लोगों के गांव में देखिएगा कि जो मकान होगा ना, इतना चौड़ा चौड़ा दीवार होगा, 20-20 इंची का, 30-30 इंची का दीवार रहता था, चौड़ा चौड़ा। उसमें ये जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, कॉलम, जो पिलर होता है उसका जरूरत नहीं पड़ता था। पहले के मकान में उस पिलर का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज का जो मकान है ये 5 इंची के दीवार पे बनता है। मैक्सिमम गांव में बनता है तो 10 इंची का दीवार। तो 10 इंची का दीवार कितना होता है? इतना ही तो होता है। और 5 इंची का दीवार बना लिए तो बस एक ईंटा बराबर, जो चौड़ा करके ईंटा होता है बस उसके बराबर। तो उस मकान में कितना दम होगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए जो भी मकान बनाइए, आयताकार बनाइए, वर्गाकार बनाइए, भूकंप रोधी मकान बनाइए, ठीक है ना। यानी कि घर बनाइए तो उसमें कॉलम दे करके, जो पिलर कहते हैं, तो जो पिलर है ना वो मकान को ढहने से बचाता है। भूकंप आता है तो पिलर उस मकान को गिरने नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। और अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, यानी कि जगह, मतलब कई बार ऐसा होता है कि गांव घर में आग लग जाता है तो उसके लिए अग्निशामक। तो आपदा प्रबंधन के बहुत सारे उपाय हैं। किस प्रकार का आपदा आता है उस प्रकार से हम लोग प्रबंधन करते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपदा आ जाए उस तरीके से हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। समझ में आ गया? तो आपदा भी आप लोग समझ गए और आपदा प्रबंधन भी आप लोग समझ गए। बोलो बाबू, समझ में आ गया? आपदा भी आप लोगों को समझ में आ गया और प्रबंधन भी आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? चलिए, तो अगर अब आप लोग आपदा भी समझ गए हैं, प्रबंधन भी समझ गए हैं, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। अब हम लोगों का एक नया टॉपिक आएगा, नाम है बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़, ठीक है ना। एक नया टॉपिक, नाम है बाढ़ और सुखाड़। अच्छा, आप लोगों से अगर हम पूछें कि बाढ़ क्यों आता है तो क्या जवाब बताइएगा? बताओ बाबू, बाढ़ क्यों आता है? थोड़ा हम अपने लिए ना पानी मंगवा लेते हैं। इधर बाढ़ आ रहा है, हम पानी मंगवा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम पानी मंगवा लेते हैं, चूंकि मुंह थोड़ा सूख रहा है, सुखाड़ आ गया है हमारे मुंह में। चलो बाबू, सर आपका पूरा नाम क्या है? अरे भाई, हमारा पूरा नाम है श्री श्री 108 श्री चंदेश्वरी प्रिंस जी महाराज, ठीक है ना। आप लोग गजब आदमी है भाई, आज तक हमारा पूरा नाम नहीं जाने हैं, हैं? पूरा नाम प्रिंस है भाई, यही पूरा नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2.5 अक्षर का हमारा नाम है। कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो हमारा भी अक्षर जो है ना, हमारा भी जो नाम है वो उस 2.5 अक्षर का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2.5 अक्षर का नाम लेकर के चलते हैं, चूंकि प्रेम से जीने वाले लोग हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो हम कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ावे सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ावे सो टॉपर होए। जिसको पढ़ाते हैं उसको टॉपर बना ही के दम लेते हैं। तो भाई इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, बाढ़ क्यों आता है बाबू, बताओ जल्दी से। बाढ़ क्यों आता है फटाफट से एक बार बताइए। आज पूरा क्लास करके जाना है, चाहे 2 घंटे का, 3 घंटे का क्लास क्यों ना हो। क्लास छोड़ करके जो भागोगे तो बउआ बड़ा पछताओगे। एक गाना सुने है ना, हमें जो छोड़ के सनम तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो वैसे ही हमें छोड़ के तुम जाओगे तो अभी नहीं, परीक्षा में बड़ा पछताओगे। एक बात ध्यान रखना। हाँ, समझ में आ गया ना? चलिए बताइए ना, बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ का कारण बस एक ही है, अत्यधिक वर्षा। बाढ़ का कारण, अगर हम आप लोगों से बाढ़ का कारण पूछें तो बाढ़ का कारण प्यारे बच्चों बस एक ही है, और वो कारण है अत्यधिक वर्षा।
बाढ़ का कारण क्या है? बाढ़ का कारण है अत्यधिक वर्षा, यानी कि बहुत अधिक वर्षा होता है ना तो वो बाढ़ का लक्षण पैदा करता है। ध्यान रखिएगा, बाढ़ का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा। हमारे लिए पानी आ गया है, थोड़ा जलपान कर लें भाई। अच्छा, आप लोग स्वेटर वेटर पहनना शुरू कर दिए हैं क्या? आप लोग गांव में स्वेटर पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? आप लोग गांव में स्वेटर वूटर पहनते हैं? अब ठंडा का तो दिन आ गया है। हाँ, हमको अभी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं ना यहाँ पे तो ये डिजिटल बोर्ड से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, गर्मी, और वो गर्म रखता है, ठीक है ना, तो हम लोगों को काम चल जाता है। आप लोग जरा बढ़िया से पहन उहड़ करके रहिएगा, क्योंकि ठंडा या तो शुरू में मारता है या तो लास्ट में मारता है। पीछे में तो सब लोग सतर्क रहता है, ठीक है ना। शुरुआत में लोगों को लगता है कि ना अभी ठंडा ना आया, अरे कोई ना पहना, अभी देखो तो कोई पहन करके नहीं आता है। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पर ना जब ठंडा आता था तो भाई तब तक नहीं पहनते थे जब तक कोई शुरू न कर दे। ठंडा लगता था लेकिन पहन के नहीं जाते थे। काहे भाई? काहे कि कोई पहन के नहीं आता है। तो कोई पहन के नहीं आता है, वो खाली हम पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेगा कि सबसे ज्यादा ठंडा एकरे लगता है। तो इसलिए जैसे ही कोई एक दिन शुरू करता था, अगला दिन से सब जैकेट, सूटर, मोफलर, टोपी, चद्दर उद्दर, कम्बल, सब रजाई तजाई सब लेकर के आ जाता था, ठीक है ना। तो भाई एक गो शुरू करने पर देरी रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाढ़ के बारे में हम लोग बात करते रहे हैं। बाढ़ जो है वो अत्यधिक वर्षा के कारण आता है। इस बार बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आया है। बिहार में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कि बाढ़ आया है। बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण आता है, लेकिन जब बाढ़ आता है तो बड़ा जान माल का क्षति होता है, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो नदी, नाला, तालाब, खेत खलिहान, तालाब, ये जो झरना है, जो और उसको क्या बोलते, नहर हो गया, जो पाइन हो गया, ये सब भर जाता है। बाढ़ जब आता है ना तो सब कुछ एकदम पूरा पानी ही पानी। बाढ़ जब आता है प्यारे बच्चों, तो बाढ़ के मौसम में एकदम ऐसा नजारा देखने के लिए मिलता है। सड़क पे पानी पूरा भरा हुआ है, बेचारा किसी तरीके से बेचारा देखिए अपना बाल बच्चा को जान बचाया जा रहा है। तो बाढ़ जब आता है ना तो नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है, पूरा सड़क तक पर पानी आ जाता है, घर में पानी घुस जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि बांध टूट जाते हैं। बांध टूटा, नदी का पानी गांव में घुस गया, शहर में घुस गया, पूरा फैल गया, उसी को तो बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा ही है। ये मत समझिएगा कि बाढ़ जो है वो मानव जनित आपदा है, नहीं, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ आया था 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी का जो बिहार का बाढ़ नहीं देखा है भाई, वो कुछ नहीं देखा। मतलब अभी का जो बाढ़ आया है ना, ये सब तो ट्रेलर है। असली पिक्चर चला था 2008 में, जब बाढ़ आया था। भारत नेपाल का जो बॉर्डर था ना, वहां पर एक कुशहा नामक तटबंध है, बांध है, कुशहा नामक बांध है। शायद भूगोल में हम आप लोग को पढ़ाए हैं भी कुशहा नामक तटबंध के बारे में। जब वो टूटा था तो कोसी नदी का धारा बदल दिया था। कोसी नदी जो ऐसे बहता था ना, वो ऐसे बहना शुरू हो गया था। इतना भयंकर बाढ़ आया था, सोच लीजिए 2008 ईस्वी में। तो बाढ़ होता है अत्यधिक वर्षा के कारण। बाढ़ का मतलब कि जगह जगह पर पानी भर जाए, सब जगह पर पानी भर जाए, एकदम ऐसा नौबत आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाढ़ के बहुत सारे रोकथाम के उपाय भी हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यही ना है कि बाढ़ क्या है, उसके रोकथाम का क्या उपाय है, सुरक्षा का क्या उपाय है। तो हम लोग आज अभी सब कुछ समझेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन आता है कि बाढ़ क्या है, उसका रोकथाम यानी सुरक्षा के उपाय को लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बाढ़ है क्या, ठीक है ना। आखिर बाढ़ है क्या, ध्यान रखिएगा। बाढ़ को अंग्रेजी में फ्लड कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू।
आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है, तो लिखेंगे कि जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है, कोई भी स्थान रहे वहां पर अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसके कारण नदी नाले खेत खलिहान तालाब झरना ये सब पानी से भर जाता है, जिसके कारण नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि हो जाता है। सब पानी से भर जाता है और नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि हो जाता है, जिससे कि बांध ये सब तोड़ करके, जो तटबंध होता है उसको तोड़ करके पानी जो है वो गांव और शहर में फैल जाता है। पानी पूरा गांव और शहर में फैल जाता है, उसे ही बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। इस बार पंजाब में भी बाढ़ आया था, बिहार में भी बाढ़ आया था, बहुत भयंकर बाढ़, कई 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई, कई हजारों व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अभी जो कि हम बता रहे थे कि 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से कोसी नदी की धारा ही बदल गया था। सोचिए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। उत्तरी बिहार में प्रत्येक बाढ़ के मौसम में इस प्रकार का दृश्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तरी बिहार में प्रत्येक बार बाढ़ आता है और बहुत ज्यादा व्यक्ति मरते हैं, बहुत व्यक्ति मरते हैं भाई। ठीक है ना, हम 2 साल तक उत्तरी बिहार में नौकरी किए थे, 2 साल तक। प्यारे बच्चों, 2 साल के अंदर पता नहीं कितने लोगों का मरने का खबर हमारे पास आया होगा, उसमें भी पानी में डूब करके। पानी में लोग डूबते थे ना, लाश तक नहीं मिलता था। फिर अंत में नाव से, सरकारी जो नाव होता था वो जाता था, पूरा एकदम पानी को एकदम पूरा घुमा घुमा करके हिंकोड़ करके एकदम लाश को ऊपर छतलाया जाता था, तब जाकर के लाश मिलता था। बहुत दिक्कत होता था, जवान बूढ़े बच्चे महिला सबका मृत्यु होता था। बड़ा सिचुएशन खराब होता है बाढ़ के समय में। तो बाढ़ से ना बहुत ज्यादा हानि होता है, बाढ़ से बहुत हानि होता है। आप लोग बता सकते हैं कि बाढ़ से क्या क्या हानि होता है? बताओ तो बाबू आप लोग, बाढ़ से प्रमुख हानि क्या क्या हो सकता है? आप लोग बताइए तो, देखते हैं क्या क्या आप लोग बताते हैं। बाढ़ से प्रमुख हानि, बाढ़ से प्रमुख हानि क्या क्या हो सकता है? आप लोग बताइए, बाढ़ से प्रमुख हानि क्या क्या हो सकता है? पहला नंबर से हम लिखना शुरू करते हैं, आप लोग बताते जाइए। सबसे पहला तो बाढ़ से हानि यही होगा कि अपार जान माल की क्षति होती है, जन धन का क्षति होता है, लोग भी मरते हैं और धन का भी क्षति होता है। यानी कि सबसे पहला तो हानि है कि अपार जान माल की क्षति होती है, अपार जान माल की क्षति, अपार जान माल की क्षति होती है। ठीक है ना, अपार जान माल की क्षति होती है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा जान माल का क्षति होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे बह जाते हैं। कई बार तो देखे हैं कि ऐसा ऐसा बाढ़ आता है कि कार तक को दहा लेता है। सोचो बाबू, जिसका कार पानी में बह गया, बेचारा का 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख का कार होता है, पानी में बह गया, खराब हो गया। ठीक है ना, किसी का मोटरसाइकिल बह गया, किसी का घर डूब गया, कितना नुकसान होता है। तो अपार जान माल का क्षति होता है बाढ़ के कारण। दूसरा, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जब भी बाढ़ आएगा तो बाढ़ के बाद ना महामारी जरूर आता है, हैजा, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब फैल जाता है। ठीक है ना, तो महामारी बहुत ज्यादा फैलता है। तो अपार जान माल की क्षति होती है और महामारी का फैलाव होता है, महामारी का फैलाव होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है बाबू? महामारी का फैलाव होता है, महामारी आता है। उसके बाद तीसरा, सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान ना किसानों को झेलना पड़ता है। जो किसान दिन रात मेहनत करके अपना सारा पूंजी लगा करके फसल उपजाते हैं और बाढ़ में वो फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, बाढ़ जब आता है ना तो वो फसल बर्बाद हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बरसात के मौसम के बाद देखिएगा ना, मच्छर का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, मच्छर का संख्या इतना बढ़ जाएगा कि आप जब बाहर में बैठेंगे ना तो लगेगा कि मच्छरवा उठा करके कहीं दूसरी जगह ना लेकर के चल जाए।
इतना मच्छर लगता है कि नहीं लगता है? बरसात के मौसम के बाद मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उसी मच्छर में से मान लिया जाए कि कोई मच्छर आ गया मादा एनाफिलीज मच्छर। अब सब मच्छरवा से जान पहचान आपका थोड़ी है, सबको तो लग रहा है कि वही मच्छर है, हैं? सबको तो आप एक ही तरह का मच्छर समझ लेते हैं, लगता है कि इसमें कोई जाने नहीं है। लेकिन गलती से अगर उसमें मादा एनाफिलीज मच्छर आ गया, तब गलती से अगर काट लिया तो समझो मलेरिया तो कंफर्म है, ठीक है ना? तो बाबू महामारी का फैलाव इसी को बोलते हैं। अच्छा, और तीसरा क्या हानि बताए कि तैयार फसल का बर्बादी, तैयार फसल की बर्बादी, तैयार फसल की बर्बादी। जो फसल तैयार होता है वो फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना? किसानों को बेचारा सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। उसके बाद चौथा और क्या नुकसान होता है आप लोग बताइए? कहीं कहीं पर देखते होंगे कि बाढ़ के कारण क्या होता है, रोडे को बहा लिया, कहीं कहीं का रोडे पूरा पानी में बह गया, कहीं कहीं का जो नदी के ऊपर जो ये है पुल है वो पानी में बह गया। उससे क्या होता है कि जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है, यानी कि जो परिवहन है वह बाधित हो जाता है। तो लिखेंगे परिवहन बाधित हो जाता है, परिवहन बाधित हो जाता है। परिवहन जो है ना वो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, परिवहन बाधित हो जाता है। और जब परिवहन बाधित हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो व्यापार में बहुत कमी आएगा। क्योंकि व्यापार कैसे होता है, परिवहन के जरिए होता है, तो व्यापार में कमी आता है। 5वां नंबर होगा व्यापार में कमी, 5वां नंबर होगा व्यापार में कमी, याद रखिएगा, ठीक है ना? व्यापार में कमी होता है। अच्छा, एक बात और आपको कह देते हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार फोन करते रहते हैं किताब के लिए। जो बच्चे किताब ऑर्डर कर दिए हैं ना, वो लगातार बच्चे फोन करते हैं किताब के लिए। प्यारे बच्चों, किताब के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है, किताब हमारे यहां से निकल चुका है। चूंकि चुनाव है तो चुनाव के वजह से ना गाड़ी बहुत जगह पे चेकिंग करता है, गाड़ी बहुत जगह पे रोकता है, जिसके वजह से ना ड्राइवर लोग जाना ही नहीं चाहता है। गाड़ी चेकिंग है ना, सीधे लौटा देता है, कहता कि नहीं उधर चेकिंग चल रहा है। क्योंकि पुलिस वाले ड्राइवर लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल लेते हैं, तो इस वजह से ड्राइवर जाना नहीं चाहता है। तो 11 तारीख तक आवागमन जो है वो थोड़ा सा बाधित है, ठीक है ना? जितने भी मालगाड़ी हैं वो जा नहीं पा रहे हैं जिले तक, तो इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, 11 तारीख के बाद ना पहुंच जाएगा, ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आया बाबू? सारे बच्चों को समझ में आया, यस और नो बताइए? सभी बच्चों को समझ में आया? समझ में आ गया बाबू? चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापार में कमी हुआ कि नहीं हुआ? बाढ़ आता है तो व्यापार में कमी होता है। और सबसे 5वां और सबसे छठा चीज ध्यान रखिएगा, बाढ़ आता है ना तो ऊपर का, पृथ्वी के ऊपर का जो उपजाऊ मिट्टी है उस उपजाऊ मिट्टी को बहा लेता है। उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ अपने साथ बहा करके लेकर चला जाता है। तो लिखेंगे 5वां उपजाऊ मिट्टी का बहाव। जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाता है पानी के साथ, ठीक है ना? उपजाऊ मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाता है, तो लिखेंगे उपजाऊ मिट्टी का बहाव, उपजाऊ मिट्टी बह जाता है। तो बाढ़ के कारण ये सब प्रमुख हानि होता है, इसको याद रखिएगा। परीक्षा में सवाल आता है कि बाढ़ की प्रमुख हानि क्या है, बाढ़ से होने वाली हानियों के बारे में लिखे, तो ये सब बाढ़ की प्रमुख हानि है। बाढ़ से जो हानि होता है उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। नहीं लिखा जाएगा? बताओ बाबू, लिखा जाएगा ना? हाँ लिख दीजिएगा, बढ़िया से लिखा जाएगा। आइए अब उसके बाद समझते हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, बाढ़ के रोकथाम का उपाय बताइए। तो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है बाढ़ के रोकथाम का उपाय। बाढ़ के रोकथाम का उपाय, बाढ़ के रोकथाम का उपाय। आखिर बाढ़ को कैसे रोका जाए, बाढ़ को कैसे रोका जाए, कैसे कैसे रोका जाए बाबू? आप लोगों का दिमाग क्या कहता है, हैं? अगर आप लोगों को बाढ़ के समय में या बाढ़ से पहले किसी जिले का डीएम बना दिया जाए तो आप लोग बाढ़
को रोकने के लिए क्या करेंगे बताइए ना। अगर आप लोगों को किसी जिले का डीएम बना दिया जाए तो बाढ़ के लिए आप क्या करेंगे? चाहे छोड़िए ना, डीएम छोड़िए, आम आदमी के तौर पर आप क्या करेंगे बताइए भाई। लेकिन आम आदमी के तौर पर पावर तो थोड़ा कम होता है, लेकिन कम काम करेंगे, लेकिन कुछ तो काम करेंगे। बताओ बाबू। बताइए जल्दी से। देखिए बाबू, क्या करेंगे? बांध बनाएंगे। डीएम है तब तो ठीक है, आम आदमी के तौर पर तो बांध बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर, बाढ़ का अगर रोकथाम का उपाय का बात हो तो सबसे पहला उपाय तो यही आता है कि बांध का निर्माण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बांध या जिसको कहते हैं तटबंध, ठीक है ना, का निर्माण करना चाहिए। निर्माण करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाइए। नदी के ऊपर बांध, नदी के ऊपर बांध बनता है ना तो बाढ़ को रोका जा सकता है। नदी के ऊपर बांध अगर नहीं बनेगा तो आप बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? नदी के ऊपर अगर बांध बनेगा तो बाढ़ रुक जाएगा, लेकिन नदी के ऊपर अगर बांध नहीं बनेगा तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? बाढ़ को रोकने की कोई सुविधा ही नहीं है, तो बांध बना करके रोका जा सकता है। दूसरा, अगर कोई बांध कमजोर है, अगर कोई तटबंध कमजोर है तो उसको मरम्मत करना चाहिए। तो लिखेंगे तटबंध को मरम्मत करके, तटबंध को मरम्मत करना, मरम्मत करना। अगर तटबंध पुराना है, टूटने की स्थिति में है, तो उसको मरम्मत किया जाना चाहिए। तटबंध को मरम्मत करके बाढ़ को रोका जा सकता है। तीसरा, जो नदी का दोनों तटबंध होता है, जो नदी का दोनों तटबंध होता है, दोनों किनारा होता है, उधर न वृक्षारोपण करना चाहिए। नदी के दोनों तरफ अगर वृक्ष रहेगा तो वृक्ष का जो जड़ है वो मिट्टी को जकड़ करके रखता है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो लिखेंगे तटबंधों पर वृक्षारोपण करना। तटबंधों पर, ध्यान रखिएगा, तटबंधों पर वृक्षारोपण करना, तटबंधों पर वृक्षारोपण करना, तटबंधों पर वृक्षारोपण करना। यानी नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण करिए, नदी के दोनों तरफ वृक्ष लगाइए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तीसरा के बाद चौथा, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक नदी जो है वो सीधे निकल रहा है, कोई दूसरी नदी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वैसे नदियों में बाढ़ आने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कोई एक नदी किसी दूसरी नदी के साथ कनेक्ट है, अगर कोई एक नदी किसी दूसरी नदी के साथ कनेक्ट है तो वहां पर क्या होता है कि बाढ़ आने का खतरा थोड़ा कम जाता है, क्योंकि नदी में पानी बढ़ा, वो दूसरे नदी में चला गया, ठीक है ना, दूसरे ये नहर में चला गया। तो अगर किसी नदी से कोई दूसरा नदी जुड़ा हुआ है तो बाढ़ आने का खतरा कम जाता है। तो विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए। लिखेंगे बाढ़ के रोकथाम के उपाय में अगला उपाय कि विभिन्न प्रकार की नदियों को, विभिन्न प्रकार की नदियों को, विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की जो नदी है उसको एक दूसरे से जोड़ देना चाहिए। और पांचवा उपाय लिख लेते हैं, नदी के, ये मतलब नदी से नहर को जोड़ना चाहिए। नहर का जितना विकास होगा तो बाढ़ उतना ही कम आएगा, क्योंकि नदी में पानी बढ़ेगा वो नहर में चला जाएगा। तो नहरों का विकास करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहरों का विकास। अगर नहरों का विकास होगा तो बाढ़ कम आएगा, लेकिन अगर नहर का विकास नहीं होगा तो बाढ़ ज्यादा आएगा। तो ये सब रोकथाम के कुछ उपाय हैं। तो परीक्षा में प्यारे बच्चों आप लोगों से हानि भी पूछा जाएगा कि बाढ़ का प्रमुख हानि क्या है, और आपको यह भी पूछा जाएगा कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, बाढ़ के रोकथाम के उपाय बताइए, ठीक है ना।
हाँ, लेकिन एक बात, जिन क्षेत्रों में ज्यादा बाढ़ आता है, ध्यान रखिएगा, जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आता है, ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आता है वैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि कम से कम जो मकान बन रहा है वो थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आता है वैसे क्षेत्रों में मकान बहुत मजबूत बनाना चाहिए। पहली बात तो ये कि मकान को मजबूत बनाइए। दूसरी बात ये कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आता है तो नदी से कम आधा किलोमीटर दूर हट के मकान बनाइए। आधा किलोमीटर नहीं तो कम से कम 250 मीटर दूर हट के तो जरूर मकान बनाइए। नदी से जितना दूर हट के मकान बनाइएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस बार प्यारे बच्चे आप लोग नहीं देखे कितना गांव नदी में समा गया, कितना गांव नदी में इस बार समा गया। इस बार बाढ़ जो आया ना उसमें गांव के गांव नदी में समा गया, क्योंकि एकदम नदी के मतलब कह सकते हैं कि नदी के बगल में गांव था, एकदम नदी के किनारे में गांव था, और पानी कस करके आया, मिट्टी का कटाव हुआ, मिट्टी भसक गया और गांव का गांव, घर का घर सब नदी में समाहित हो गया। तो बाढ़ वाले इलाकों में कम से कम 250 मीटर दूर या कम से कम आधा किलोमीटर दूर घर का निर्माण करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद अगर बाढ़ का पानी आ भी जाए तो उस पानी को निकालने का व्यवस्था होना चाहिए, और इसमें नगर निगम और ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शहरों में क्या होता है कि नाला सब जाम होता है, नाला सब जाम है, नली के पानी तो उसमें जाता ही नहीं है, बाढ़ का पानी कहां से जाएगा। तो ये नगर निगम को चाहिए ना, नगर निगम वालों को चाहिए ना कि कम से कम भाई नली का व्यवस्था बढ़िया करें, नाला जो है उसको एकदम पूरा चैम्बर को सब साफ रखें, ताकि अगर ज्यादा पानी आए भी तो नाला से होते हुए निकल जाए। तो इसमें नगर निगम और ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बाढ़ वाले इलाकों में जब भी घर बनाए तो पक्का मकान बनाए, बाढ़ वाले इलाकों में कच्चा मकान तो बिल्कुल मत बनाए, यानी कि मिट्टी का मकान नहीं बनाना चाहिए। बाढ़ वाले इलाकों में ना मिट्टी का मकान नहीं बनाना चाहिए। जब भी ये बाढ़ वाले इलाकों में घर बनाइए, पक्का मकान जो कंक्रीट का होता है, सीमेंट का होता है, बालू का होता है, वो मकान बनाना चाहिए। मिट्टी का मकान बनाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। और पक्का मकान भी बनाइए तो स्तंभ वाला मकान बनाइए, जिसमें कि कॉलम हो, जिसमें कि पिलर हो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा दिलवाइए पिलर, जितना पिलर रहेगा मजबूत उतना ही मजबूत मतलब मजबूत होगा। सोचिए ना, अगर प्यारे बच्चों आप ये सोच लो, ठीक है ना, जो पिलर वाला मकान होता है उसका फायदा क्या होता है। जैसे सोच लो, मान लिया जाए कि ये धरती हो गया, ठीक है ना, और धरती के ऊपर आप 4 तल्ला मकान बना दिए, इतना ऊंचा मकान बना दिए, ठीक है ना। धरती के ऊपर आप 4 तल्ला मकान बना दिए, इतना ऊंचा मकान बना दिया, ठीक है ना। ये 4 फ्लोर का मकान हो गया धरती के ऊपर। सोच लो, ये 4 फ्लोर का मकान हो गया। अगर ये मकान बिना पिलर का होगा, थोड़ा सा धरती हिलेगा पता चलेगा कि ये गिर गया, थोड़ा सा धरती हिला पता चलेगा कि ये गिर गया। और प्यारे बच्चों, अगर यह पिलर वाला मकान होगा तो जो पिलर वाला मकान होता है ना, वो धरती के नीचे भी पिलर को ढेर सारा पिलर दिया जाता है। इस तरीके से ना धरती के नीचे ढेर सारा पिलर दिया जाता है, इस तरीके से ना ढेर सारा पिलर धरती के नीचे दिया जाता है। क्योंकि अब देखिए ये मकान है, अब कितना भी अगर जोर का भूकंप आएगा, बहुत जोर से आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का फल्का आएगा ना तो मकान हिलेगा नहीं, क्योंकि धरती के नीचे ढेर सारा पिलर दिया गया है और मिट्टी एकदम जकड़ करके रख ले है, तो ये मकान को हिलने नहीं देगा। गिरना भी चाहेगा मकान तो नहीं गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही अगर पिलर कम किया, मान लिया जाए कि मकान 4 तल्ला ले गए, अब पिलर जो है वो 5-10 फुट धरती के अंदर ले, मतलब इतना सा पिलर ले जाके छोड़ दिए, अब क्या होगा, ये मकान गिर जाएगा अगर कस के भूकंप आ गया तो मकान बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मकान जो है वो ना गिरे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर भविष्य में कभी मकान बनाइएगा अपना, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मकान बनाइए तो पिलर वाला मकान बनाइए। आजकल लोग गांव में मकान बनाते हैं ना, तो ऐसे ही दीवार खड़ा कर देते हैं, कुछ समय के बाद देखते होंगे कि उस दीवार में दरार आना शुरू हो जाता है, और वो दरार इतना कमजोर होता है कि थोड़ा सा भूकंप आएगा वो दरार पूरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, मकान गिर जाएगा।
तो जब भी मकान बनाइए तो पिलर वाला ही मकान बनाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब प्यारे बच्चों पढ़ते हैं कि बाढ़ अगर आ गया, ठीक है ना, मान लिया जाए कि हमारे गांव में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में क्या क्या हम लोग काम करेंगे। अगर गांव में बाढ़ आ जाए तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग ये जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर गांव में बाढ़ आ जाए तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अब हम लोग यही देखते हैं। बाढ़ आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लिखेंगे बाढ़ आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बाढ़ आने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर बाढ़ आ गया तो हम लोगों को कौन कौन सा सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, अगर बाढ़ में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो, चूंकि बाढ़ जब आता है तो पानी नदी से होते हुए, नाला से होते हुए, खेत से होते हुए, ठीक है ना, बहुत जगह से होते हुए पानी आता है। तो जब भी बाढ़ आए तो पानी को गर्म करके पीना शुरू कर दीजिए। बाढ़ में डायरेक्ट चापाकल के हैंडल मार करके पानी मत निकालिए, क्योंकि बाढ़ आता है तो पानी ऊपरे वाला, जैसे ही आप, जैसे चापाकल में ना बाढ़ आ गया है तो पानी तो ऊपर से रिस रहा है ना, तो हैंडल मारिएगा, बाढ़ वाला पानी आप पी लीजिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। तो इसलिए बाढ़ में सबसे पहला चीज, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पानी को उबाल कर यानी कि गर्म कर, ठीक है ना, गर्म कर, उबाल कर या गर्म कर पीना चाहिए। पानी को जब भी पीजिए तो गर्म करके यानी कि उबाल करके पीजिए। पानी को जब भी पीजिए ना तो गर्म करके उबाल करके पीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, खाने वाला जो भोजन है उसको हमेशा ढक करके रखिए, ठीक है ना, भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। खाने वाला चीज है ना तो इसको एकदम बढ़िया से रखिए, नहीं तो खाने वाला चीज अगर गड़बड़ तरीका से रखिएगा तुरंत बीमार पड़ जाइएगा। तो खाने वाला चीज को ढक करके रखिए। तीसरा, बच्चों को भूखा बिल्कुल ना रहने दें। अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भूखा ना रहने दें, बच्चों को भूखा ना रहने दें। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो कोशिश करिए कि उनको दूध ये सब पिला करके रखें, बच्चों को कभी भी भूखा ना रखने दें, ठीक है। तीसरा चीज। चौथा चीज, अगर घर के आसपास में पानी जमा हुआ है तो कोशिश करिए कि बाढ़ से पहले ना घर में 1-2 किलो ब्लीचिंग पाउडर ला करके जरूर रखिए। बाढ़ से पहले घर में 1-2 किलो ब्लीचिंग पाउडर रखिए। और जब भी बाढ़ आए तो अपने घर में के अगल बगल में जो पानी जमा है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करिए, ताकि मच्छर न पनपे, जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब मर जाए, पानी जो है वो विशुद्ध न रहे। तो घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रखिएगा, घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बिरंजक चूर्ण भी आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रखिएगा, घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर, घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, ठीक है ना। जो बिरंजक चूर्ण होता है ना उसका छिड़काव जरूर करना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज। चौथा चीज, जब बाढ़ आता है तो टीवी पर, रेडियो पर कुछ चेतावनी दी जाती है, तो उन सब चेतावनियों को ध्यान से सुने, ठीक है। तो लिखेंगे बाढ़ के दौरान रेडियो और टीवी पर दी जाने वाली चेतावनी को टीवी पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यान से सुने, चेतावनी को ध्यान से सुने। अगर बाढ़ के दौरान टीवी पर या रेडियो पर कोई चेतावनी दिया जा रहा है तो उसको ध्यान से सुने, ताकि सरकार के अगर कोई दिशा निर्देश दिया जाए तो उसको बढ़िया से पालन करना चाहिए। और बाढ़ में क्या होता है ना कि गोहमन सांप बड़ी निकलता है जी।
गेहूमन सांप, करैता, ये सब बड़ा निकलता है। इस बार जब हमारे गांव में बाढ़ आया तो गेहूमन सांप हमारे दलान पे चौकी पर आकर के बैठल था। सोच लो भाई, बाढ़ जब आया ना तो गेहूमन सांप हमारे दलान के चौकी पर आकर के बैठल था। समझ रहे हैं ना बात को? तो बाढ़ जब आता है ना तो सांपों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। सांप हो गया, बिच्छा हो गया, ये सब से बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बाढ़ के दौरान सांपों से हमेशा सावधान रहें। सांपों से हमेशा सावधान रहें। अगर बाढ़ आ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी से, अगर रात को सोने उन्हें भी जा रहे हैं ना तो थोड़ा बिछौना उछौना बढ़िया से झाड़ लीजिए, और ना पता चलेगा कि आपसे पहले जाकर के रजाई में सपवा गरमाइल है। हैं? आप जाकर के तो बाद में गरमाइएगा, पहले वो गर्म होल है एकदम, वहां जाकर के बेचारा रजाई ओढ़ करके सूतल है, आप जाइएगा कहेगा कि और बगल में सूत तो हम भेंट करा देते हैं। ठीक है ना? आप जाइएगा बगल में सोने के लिए, आपको हमेशा के लिए सुला देगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सांपों से एकदम सावधान रहना है। सांपों से हमेशा सावधान रहना है बाढ़ के मौसम में, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर? तो ये हो गया बाढ़ से, ये जब बाढ़ आ जाए तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लिया जाए, अब जरा समझिएगा, मान लिया जाए कि आप रात को सूतल है, आज जब सवेरे आपका नींद खुला तो पता चला कि गांव में बाढ़ आ गया, तो उस समय एकाएक आप क्या करिएगा? अगर गांव में एकाएक बाढ़ आ जाए तो उस समय आप क्या आकस्मिक प्रबंधन करेंगे, बताइए। बाढ़ की स्थिति में क्या आकस्मिक प्रबंधन करेंगे? तो बाबू अब हम लोग अगला चीज यही देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि बाढ़ आ गया तो बाढ़ में एकाएक क्या हम लोग आकस्मिक प्रबंधन करेंगे, बताइए। बाढ़ में आकस्मिक प्रबंधन को लिखें, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या हम लोग एकाएक उपाय करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें कि भाई एकाएक गांव में बाढ़ आ गया तो सबसे पहला तो होगा कि लोगों को बचाएं, जितना अधिक से अधिक लोग हो सके उसको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि एकाएक बाढ़ आया है ना, लोग असावधान थे, एकाएक बाढ़ आ गया तो पता चलेगा कि भाई ले आधा लोग डूब गया। तो अगर कोई डूब रहा है तो पहली प्राथमिकता हो कि उसको बचाइए। लेकिन अगर आपको तैरने नहीं आता है तो कभी पानी में छलांग मत लगाइए, नहीं तो पता चलेगा कि आप उसको बचाने गए, आप ही को वो ले डूबेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि पानी में जो लोग डूब रहा है, अगर आप उसको बचाने जाइएगा वो आपको इतना कस के पकड़ लेगा कि आपका हाथे पैर चलने नहीं देगा। वो चाहेगा कि आपके ऊपर हम चढ़ जाएं। ठीक है ना? अगर कोई पानी में डूब रहा है ना, आप उसको बचाने जाइएगा ना, वो आपको पूरा पकड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारा जान बच जाए, वो आपको पकड़ लेगा। अगर आप ऐसी स्थिति में आपको अगर तैरने नहीं आता है, वो अपने जाएगा जो जाएगा, आपको भी डुबाएगा। हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही वाला बात हो जाएगा। तो इसलिए जब तैरने आए तो ही छलांग लगाइए, नहीं तो मर्दानगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जिसको तैरना आता है वो भाई छलांग लगाइए, नहीं तो पता चलेगा कि बचाने गए डूब गए। आए दिन पेपर में आप लोग सुनते होंगे कि 2 लोग नदी में नहा रहे थे, डूबने लगे, उसका 2 दोस्त उसको बचाने के लिए कूदा, पता चला कि चारों रेस्ट इन पीस में चला गया। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी आप लोगों को लगे कि कोई पानी में डूब रहा है तो पहले सोच लीजिए कि छलांग लगाना है कि नहीं। ठीक है? तैरने आता है कि नहीं। हाँ, समझ में आ गया ना? चलिए, ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, बहते हुए बाढ़ के पानी में नहीं चलना चाहिए। अगर बाढ़ का पानी बहुत तेजी में बह रहा है तो उसमें नहीं चलना चाहिए। कई बार होता क्या है कि बाढ़ का पानी तेजी से बहता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, आपको पता नहीं है कि कहाँ गड्ढा है, एकाएक जाकर के आप गड्ढा में डूब जाइएगा। तो इसलिए बहते हुए बाढ़ के पानी में चलना नहीं चाहिए। कई बार होता है क्या कि बाढ़ जब आता है ना तो बिजली गिर जाता है, जो लाइन वाला जो ये वायर होता है, जो तार होता है, जो पोल पर वाला, वो पानी में गिरा हुआ रहता है। तो वैसे स्थिति में बिजली के तार से हमेशा दूर रहना चाहिए। जहां पर भी बिजली का खंभा दिखे, पोल दिखे, तो वहां से ना दूर रहना चाहिए, ताकि कभी भी बिजली का झटका, अगर बिजली गिरे भी तो कोई दिक्कत ना हो।
उसके अलावा जब बाढ़ आ जाए तो घर में कुछ कीमती कागज होते हैं, जैसे खेत का कागज हो गया या किसी भी चीज का कागज हो गया, आपका LIC का कागज हो गया, लोन का कागज हो गया, या किसी भी चीज का अगर कागज है, कोई मेडिकल कागज है, ठीक है ना, कोई दवाई उवाई का पुर्जा है, तो उन सब कागजों को ना सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि घर में एकाएक पानी घुस जाए, बाढ़ और तेज हो जाए, तो इसलिए जो कागज है उसको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। पशुओं एवं आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर दें। जब भी देखें कि बाढ़ आ रहा है ना, तो पशुओं का पगहा खोल देना चाहिए। जो पशुओं के गले में रस्सी लगा होता है उसको खोल देना चाहिए। आप लोग ढहते विश्वास चैप्टर पढ़े हैं हिंदी में, ढहते विश्वास चैप्टर पढ़े हैं ना बाबू। ढहते विश्वास चैप्टर में क्या पढ़े हैं कि लक्ष्मी जो होती है वह अपने गौशाला में जाकर के सभी गायों का पगहा खोल देती है ताकि बाढ़ आए तो फिर उससे बचा जाए, ठीक है ना। ढहते विश्वास चैप्टर में कितना खतरनाक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है, आप लोग तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो बाबू, पशुओं और आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर देना चाहिए, और खाने पीने के लिए वस्तु, टाट, रस्सी, चाकू, माचिस, दवाई, ये सब हमेशा लेकर के ही चलना चाहिए। बाढ़ जब भी आ जाए ना, तो खाने पीने का चीज हो गया, टाट हो गया, रस्सी हो गया, चाकू हो गया, माचिस हो गया, दवाई हो गया, ये सबको हमेशा लेकर के ही चलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो बाढ़ की स्थिति में ये सब आकस्मिक प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाढ़ की स्थिति में ये सब आकस्मिक प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बाबू यहां तक? जल्दी से बताओ यस और नो। सारे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ चाहे ना बताइए। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार कमेंट करिए यस और नो। अगर सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए कि सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए, तो बाढ़ का अब एक सबसे लास्ट एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, एक बार पूछा भी है 2013 में कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त विवरण करें। भाई बिहार में बाढ़ का क्या स्थिति है? तो देखिए, बिहार में बाढ़ का स्थिति यही है कि एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सुखाड़ रहता है। उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ का स्थिति बना रहता है, दक्षिणी बिहार में हमेशा सुखाड़ का स्थिति बना रहता है, ठीक है ना। तो एक तरफ बाढ़ का डर, दूसरी तरफ सुखाड़ का डर हमेशा बना रहता है। तो बिहार में बाढ़ का स्थिति यही है। तो प्यारे बच्चों, बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि बाढ़ से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित राज्य है तो वो बिहार है, ठीक है ना। बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। पूरे बिहार का अगर बात करें तो 73%, और अगर अकेले सिर्फ उत्तरी बिहार का बात करें तो 76% इलाका जो है वह बाढ़ के चपेट में आ ही जाता है, बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी। देखिए, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है बाबू, 11 करोड़। वर्तमान में बिहार की आबादी 15 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना। वर्तमान में 2025 में बिहार की आबादी 15 करोड़ से ऊपर है। तो 15 करोड़ से ऊपर की आबादी है, जिसमें अगर 11 करोड़ में 6 करोड़ लोग अगर सोच लीजिए कि बाढ़ से प्रभावित था, तो अभी के अनुसार अगर मान लिया जाए तो 15 करोड़ में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। बाढ़ के चपेट में आ ही जाते हैं। यह समस्या किसी राज्य या देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। बिहार की नदियों में जब जब बाढ़ आता है तब तब तबाही मचा देता है। बिहार में जो नदी है, जैसे फल्गु नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, ठीक है ना, ये सब नदी ऐसा है जिसमें बाढ़ आता है ना तो पूरा तबाही मचा देता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष विश्व बाढ़ से तबाह हो जाता है। जिस वर्ष भी हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है बिहार बाढ़ से तबाह हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर? तो प्यारे बच्चों, बाढ़ के बारे में तो हम आप लोगों को पूरा बता दिए
कि बाढ़ क्या है, बाढ़ से क्या क्या हानि है, कैसे बच सकते हैं, बाढ़ आ जाए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब पूरे बाढ़ के बारे में हम आपको बता दिए। और अब प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे हम लोग सुखाड़ के बारे में। जब सुखाड़ आता है तो स्थिति यही रहता है, ठीक है ना। किसान बेचारा ऐसे ही माथे पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। जब सुखाड़ आता है ना तो स्थिति ऐसा ही कुछ होता है। समझ में आया? सोच लीजिए। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग देखेंगे सुखाड़ के बारे में। सब लोग तैयार हैं? अब सुखाड़ के बारे में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? देखो बाबू, जब बहुत अधिक बाढ़ आता है, जब बहुत अधिक बारिश होता है तो उसको बाढ़ कहते हैं। जब बहुत अधिक बारिश होता है तो उसको बाढ़ कहते हैं। लेकिन जब बहुत कम बारिश होता है तो उसको सुखाड़ कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत अधिक बारिश हो रहा है तो बाढ़ कहलाएगा, लेकिन बहुत कम बारिश हो रहा है तो वो सुखाड़ कहलाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा, बहुत अधिक बारिश तो बाढ़, बहुत कम बारिश तो सुखाड़। समझ में आ गया ना। तो सुखाड़ प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। सुखाड़ के बारे में अब हम आप लोगों को बताते हैं कि सुखाड़ क्या है, इसके कारण क्या है और परिणाम क्या है, रोकथाम का उपाय क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो सुखाड़ क्या है? जल की कमी या वर्षा की अनियमितता के कारण सुखाड़ होता है। यानी कि जब जल का कमी हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब जल का कमी होता है यानी कि वर्षा जब कम हो जाता है ना तो सुखाड़ आता है। वर्षा जब कम हो जाता है तो सुखाड़ आता है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर कोई वर्ष ऐसा होता है कि बारिश बहुत हो गया तो बाढ़ आ गया, लेकिन कोई वर्ष ऐसा होता है कि बारिश बहुत कम हुआ तो उसको सुखाड़ कहते हैं। अच्छा, जब वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे सुखाड़ माना जाता है। वर्षा को सेंटीमीटर में मापा जाता है। वर्षा को मापने के लिए एक मशीन आता है जिसको रेनगेज मशीन कहते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एक मशीन है। इसको खुला आसमान में ना ऐसे ये कुप्पी जैसा होता है, इसको छोड़ दिया जाता है। बारिश जब हुआ तो इसमें ना पानी भरता है। पानी कितना सेंटीमीटर भरा? 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके पानी भरते जाता है, तो इसको रेनगेज मशीन कहते हैं। ये तो पहले चलता था, आजकल डिजिटल रेनगेज मशीन आ गया है। हर एक जगह पर ना आप लोग आजकल देखेंगे ब्लॉक में, प्रखंड में इस प्रकार का मशीन लगा होता है जिसको हम लोग रेनगेज मशीन कहते हैं। इसी से वर्षा का माप किया जाता है कि आखिर इस वर्ष कितना बारिश हुआ, ठीक है ना। तो रेनगेज मशीन से वर्षा को मापा जाता है। तो अगर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसको सुखाड़ माना जाता है, ठीक है ना। अगर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसको सुखाड़ माना जाता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे खेतों में दरार फट जाता है। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। और जब सुखाड़ होता है ना बाबू, तो खेतों में ऐसे ही दरार फटता है, क्योंकि मिट्टी का नमी खत्म हो जाता है, मिट्टी जो है वो सूखने लग जाता है, तो खेतों में ना दरार फटना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर? इससे खेतों में दरार फट जाता है। इससे वर्षा जल में भारी कमी होता है। इसका शिकार प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब जगहों पर सुखाड़ ज्यादा आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके कारण क्या है? सुखाड़ के क्या कारण है? आखिर इतना सुखाड़ क्यों आता है? तो सबसे पहला कारण है वर्षा की कमी। वर्षा के कमी के कारण सुखाड़ आता है। वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ आएगा। वनों की कटाई पर रोकथाम। प्यारे बच्चों, बार बार कहते हैं कि अगर वन काटा जाएगा तो वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बारिश होता है वनों के कारण, पेड़ पौधों के कारण। और अगर पेड़ पौधों को ही मानव निरंतर काटते रहेगा तो भाई फर्क तो पड़ेगा ना। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वर्षा की कमी और वनों की कटाई पर रोकथाम। अगर वनों की कटाई पर रोकथाम लगा दी जाए तो मानसून सुधर जाएगा। लेकिन लोग इतने बेतहाशा तरीके से पेड़ काटते हैं कि ये सोचते ही नहीं है कि आगे आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, ठीक है ना। उनको मतलब नहीं है, किसी को बस थोड़े से पैसों से मतलब है।
थोड़ा सा पैसा आ गया, पेड़ को काट के बेच दो, ठीक है ना। अच्छा, वर्षा जल का संरक्षण। अगर वर्षा हुआ तो वर्षा के जल को बचाने का प्रयास करिए। वर्षा के जल का सही उपयोग किया जाए तो सुखाड़ से बचा जा सकता है। समतल मैदान पर घास की कटाई न करें। समतल मैदान है, अगर बराबर खेत है तो वहां पर घास ज्यादा से ज्यादा अगर जमा हुआ है तो ठीक है। घास की कटाई बिल्कुल नहीं करना है और जल का उपयोग तकनीक पूर्वक करना है। जल अगर है तो उसका उपयोग सही से करिए, जल की बर्बादी मत करिए। जल की बर्बादी करिएगा वही सुखाड़ का कारण बनेगा। तो जल का बर्बादी किसी भी हालत में गलत तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। जल का बर्बादी नहीं करना है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रमुख कारण है जिस कारण की वजह से सुखाड़ आ सकता है बाबू। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सुखाड़ का क्या कारण है। अच्छा, इसके परिणाम क्या होते हैं? अगर सुखाड़ आ जाए तो इसका बुरा परिणाम निकलता है। सुखाड़ का कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता है, हमेशा सुखाड़ का बुरा परिणाम क्या आता है? जिस वर्ष सुखाड़ आएगा उस वर्ष देखिएगा वस्तु का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हर एक वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, चाहे वो खाने पीने वाला वस्तु हो, चाहे और कोई वस्तु जो कृषि से आधारित हो, उन सब वस्तुओं का दाम, या फिर कोई अन्य वस्तुओं का दाम, कृषि पर आधारित अगर वस्तु नहीं भी है ना तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो वस्तुओं के दाम में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाता है। सुखाड़ के आ जाने से वस्तुओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि होता है। खाद्यान्न की कमी, यानी खाने पीने वाला जो चीज है ना उसका कमी होता है, खाद्यान्न की कमी होता है। पानी पीने के लिए भी लोग लालायित हो जाते हैं, क्योंकि जब सुखाड़ आता है तो हर एक जगह से लेयर भाग जाता है। सुखाड़ आता है ना तो लेयर में भागता है, और लेयर भाग गया तो पेयजल का कमी हो गया, और मवेशियों के लिए चारा की कमी भी हो जाता है। तो ये सब क्या है बाबू? सुखाड़ के परिणाम है, ठीक है ना, कि भाई सुखाड़ आने से ये सब चीजें होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सुखाड़ से बचना चाहते हैं तो पेड़ पौधों की कटाई कम करिए, पानी का बर्बादी कम करिए, तभी जाकर के सुखाड़ से बचा जा सकता है। अगर सुखाड़ आया तो सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होता है जल संकट, ठीक है ना। यानी कि जिस जल का आप डेली उपयोग कर रहे हैं वह जल ही आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा, ठीक है ना। जल संकट परीक्षा में आता भी है कि जल संकट क्या है? तो जिस जल का प्रयोग आप डेली कर रहे हैं, प्रतिदिन जिस जल का उपयोग कर रहे हैं, उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहते हैं। जिस जल का उपयोग आप प्रतिदिन कर रहे हैं उस जल की अनुपलब्धता को ही क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। बताओ बाबू, क्लियर? जिस जल का उपयोग आप प्रतिदिन कर रहे हैं उस जल का उपयोग ही क्या कहलाता है? उस जल का उपयोग ही क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, उस जल का उपयोग ही जल संकट कहलाता है। क्लियर? अब जल का सबसे बड़ा संकट यह होता है कि अगर प्यारे बच्चों सुखाड़ आता है तो धरती के नीचे का भी जल स्तर बड़ा नीचे हो जाता है। यानी कि जो भूमिगत जल है ना वह बहुत नीचे चला जाता है। जो भूमिगत जल है वह बहुत नीचे चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जब सुखाड़ आता है तो ध्यान रखिएगा धरती के नीचे जो जल है जिसको भूमिगत जल कहते हैं वह नीचे चला जाता है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि भूमिगत जल क्या है, तो लिखिएगा वह जल जो धरती के सतह के नीचे होता है उसको भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ना छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि जल संकट क्या है, याद रखिएगा कि जिस जल को प्रयोग में लाया जाता है उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहा जाता है। जिस जल को उपयोग में लाया जाता है उस जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। और भूमिगत जल क्या है? तो वह जल जो धरती के सतह के नीचे और चट्टानों के कणों के बीच भूमि के अंदरूनी हिस्सों में पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल मतलब भूमि के नीचे का जल, बस ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। भूमिगत जल यानी कि भूमि के नीचे का जल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बताए कि अगर हमें सुखाड़ से बचना है तो वर्षा जल का संग्रहण करिए। राजस्थान ये सब में ना मरुस्थल है,
बड़ा बड़ा मरुस्थल सब कहाँ है? राजस्थान में है। उधर पानी का सबसे ज्यादा किल्लत होता है, लेकिन उधर अगर बारिश होता है तो लोग उस पानी को, बारिश के पानी को भंडारित करके रखता है, भंडारण करके रखता है। वर्षा के पानी को ना लोग जमा करके रखता है, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण बहुत जरूरी है, वर्षा के जल को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाबू परीक्षा के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि बारिश हुआ, तो बारिश हुआ, आपके घर पर जो पानी पड़ा उसको आप नीचे टैंक बनवा करके जमा कर सकते हैं। धरती के नीचे टैंक बनवा लीजिए, जो भी पानी हुआ वो टैंक में जाकर के नीचे जमा रहेगा। उसका उपयोग कई कामों में आप कर सकते हैं, ठीक है। पीने में नहीं करेंगे, बाकी तो सब काम में उसका उपयोग कर सकते हैं ना। तो ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण इसे ही कहते हैं कि भाई उसको वर्षा के जल को संग्रहित करके रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा के जल को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, वर्षा जल संग्रहण बताइए। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि वर्षा के पानी को उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल यानी उपयोग के लिए पानी की टंकी बना करके उसे जमा करना या भंडारित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी कि वर्षा के जल को पानी की टंकी बना करके उसमें जमा करना ही क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्लियर? वर्षा जल संग्रहण के कई सारे लाभ भी हैं, जैसे जलापूर्ति की लागत कम होती है, बाढ़ की विभीषिका कम होती है, मृदा अपरदन को कम किया जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों वर्षा के जल को आप बचा सकते हैं। वर्षा के जल को बचाना कई कारणों में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो वर्षा के जल को आप बहुत अच्छे तरीके से बचा करके रखिए, तो बाढ़ के, ये सुखाड़ की समस्या से निपटा जा सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया प्यारे बच्चों वर्षा जल संग्रहण। अब हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी अगला टॉपिक हम लोग का क्या पढ़ना है अब? भूकंप एवं सुनामी। क्लियर? लेकिन भूकंप एवं सुनामी ना हम अगले चैप्टर के वन शॉट में हम खत्म करेंगे। आज आप लोगों को आपदा प्रबंधन पढ़ा दिए, आपदा प्रबंधन में बाढ़, सुखाड़, आकस्मिक प्रबंधन ये सब बता दिए। अगली क्लास में भूकंप और सुनामी पढ़ा करके ये चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है बाबू, तो भूकंप और सुनामी हम अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग मन लगा करके भाई आज पढ़े हैं, पूरा बढ़िया से पढ़े हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक ना एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़े हैं, इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग कल भी क्लास में जुड़ जाइएगा और कल आप लोग भी अच्छे तरीके से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, भूकंप और सुनामी आप लोग कल भी एकदम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। क्लियर ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम आप लोगों को भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में बताएंगे। लेकिन आज जरूर बताइएगा कि ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा। इस पूरे क्लास के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम लास्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, धन्यवाद।